हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आपके आपके यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एस्टेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज में हमारी ये नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट 7, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क एंड मैटर। ये उसका फर्स्ट पार्ट है। आपको पता है ये वाली वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट है इस एस्टेट के लिए। इसमें अराउंड 45 क्वेश्चंस पूछे गए हैं टिल नाउ। ओके, तो आपको ये अच्छे से समझनी है, इस पे थोड़ा फोकस करना है क्योंकि 45 क्वेश्चन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है अब तक पूछे जाना। तो 11th, अगर हम 11th क्लास की बात करें तो उसमें अब तक हमने जितनी भी यूनिट की है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये यूनिट। तो चलो सोल्व करते हैं, इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सीधा कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, चलो करते हैं, अब अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हीट प्रोपागेट इन वैक्यूम बाय। हीट है वो प्रोपागेट करती है वैक्यूम में कंडक्शन की वजह से, कन्वेक्शन की वजह से, रेडिएशन की वजह से, डिफ्यूजन की वजह से। हमें बताना है। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है ना, वो है रेडिएशन। ये हमारा करेक्ट आंसर है इस। ओके, ठीक है, चलो अब हम ये जानना चाहेंगे कि रेडिएशन की वजह से कैसे हीट ट्रांसफर करती है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो रेडिएशन का एग्जांपल है सन से हीट जो आती है, तो ठीक है वो अर्थ सरफेस पे रीच करती है। ठीक है, ये इसका रेडिएशन का एक एग्जांपल है। ठीक है, हीट फ्रॉम सन रीच अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। ठीक है, तो मैं आपको आपका सबसे पहले मैंने इसका एग्जाम्पल आपको दे दिया है, मैं अब इनके बारे में आपको वन बाय वन बताती हूँ। ठीक है, इससे आपको कभी और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले है हमारे पास कंडक्शन। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो हीट ट्रांसफर होती है ना वन प्लेस से अदर प्लेस, हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कितने मेथड से करती है। तो यहाँ पे हम मेन 3 मेथड पढ़ते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, जो मेन हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये इसके तीनों कैसे मोड हैं, प्राइमरी मोड्स हैं। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम बात करते हैं कंडक्शन की। ठीक है, तो चलो कंडक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। अब मैं आपको कंडक्शन के बारे में, कन्वेक्शन के बारे में एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। आप प्लीज इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। ठीक है, जब कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होती है तो हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, अभी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है। ठीक है, कि जैसे हमारे पास एटम है, एटम में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे मतलब एटम्स में, सॉरी एक सेकेंड, हमारे पास मॉलिक्यूल्स या एटम्स है, ये क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, अपने पास वाले मॉलिक्यूल या जो एटम है उसको एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। ये दूसरे वाले को ट्रांसफर करेगा, वो उससे आगे ट्रांसफर करेगा, वो उससे आगे ट्रांसफर करेगा। तो ये वन बाय वन एक दूसरे को, नेबरिंग एटम को, पार्टिकल्स को जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कंडक्शन, एक्चुअल कॉन्टैक्ट से। इससे आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपकी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, ये फर्स्ट बेंच है, सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है और फिफ्थ है। मुझे क्या करनी है, मैं फर्स्ट पे हूँ और मुझे फिफ्थ तक एनर्जी को ट्रांसफर करना है। तो मैं फर्स्ट से सेकंड को दूंगी, सेकंड वाला क्या करेगा, नेक्स्ट बेंच को देगा, वो वाला नेक्स्ट बेंच को देगा,
वो वाला नेक्स्ट बेंच को देगा। इस तरह से मैंने यहाँ से यहाँ एनर्जी ट्रांसफर कर दी। मैंने सबके साथ एक्चुअल कांटेक्ट होता रहा है कंटिन्यूअस। ठीक है, इतना आ गया है समझ में? ओके। तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल आपको देना चाहूँ, तो वो क्या हो सकता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका कोई एग्जांपल? मेरे पास एक रोड है, मैं इस एंड को क्या करती हूँ, मैं इस एंड को हीट कर देती हूँ यहाँ से। ये गर्म होके एनर्जी फ्लो करके यहाँ से गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में? अगर मैं, ये एक एग्जांपल है कि मैं हीट करती हूँ रोड के एक वन एंड को, तो ठीक है, धीरे धीरे सारी रोड गर्म हो जाएगी। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है? कंडक्शन का एग्जांपल है। आगे इतना समझ में? ठीक है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, हमारे पास तीन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कंडक्शन है ना, वो ओनली सॉलिड शो करते हैं। ठीक है, इतना आ गया है समझ में? चलो, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कन्वेक्शन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास हीट ट्रांसफर थ्रू एक्चुअल मूवमेंट। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे हमारे पास सॉलिड शो करता था, तो कन्वेक्शन में हमारे पास कौन कौन शो करता है? लिक्विड और गैस। ठीक है, ये दोनों करते हैं। अब मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? वाटर सर्कुलेट्स व्हाइल बॉइलिंग, व्हाइल बॉइलिंग। अगर मैं आपको एक जनरल एग्जांपल और देना चाहूँ, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं इस क्लास में बैठी हूँ 1 2 3 4, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बेंच है, मैं फर्स्ट पे हूँ और मुझे क्या करना है, फोर्थ पे एक बुक पहुंचानी है। तो मैं क्या करूंगी, मैं सीधा आके इसको हैंड ओवर कर दूंगी। ठीक है, कंडक्शन में हम स्टेप बाय स्टेप गए थे, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्चुअल मूवमेंट किया, मैं उसके पास गई, मैंने उसको बुक दे दी। तो वो हमारे पास किसका एग्जाम्पल है? कन्वेक्शन का। ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है? कन्वेक्शन का। ठीक है, इतना आ गया समझ में? फिर हमारे पास है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है हमारे पास? जो ट्रांसफर करता है ना हीट, ट्रांसफर हीट इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स। ठीक है, इतना आ गया है समझ में? तो जो ईएम वेव्स होती है ना, उन्हें ना मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, और जो वैक्यूम होता है उसमें हमारे पास कोई पार्टिकल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जो रेडिएशन है वो क्या करती है, हीट प्रोपेगेट करती है वैक्यूम के अंदर। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी यही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ईएम वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। METE, मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। ओके, इतना आ गया समझ में? फिर हमारे पास है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो आपको सीधा पता है कि नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में। ठीक है, डिफ्यूजन तो बिल्कुल ही अलग चीज होगी। एक हमारे पास इधर हायर कंसंट्रेशन रीजन है, ठीक है, इधर हमारे पास क्या है, लोअर कंसंट्रेशन रीजन है। तो ये क्या है हमारे पास, नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। ठीक है, तो चलो, इतना आ गया समझ। फिर यहाँ पे एक चीज और अराइज होती है हमारे पास। ठीक है, और जो डिफ्यूजन होता है ना, वो सॉलिड लिक्विड गैस सब में होता है। और जो सॉलिड में होता है उसमें सबसे कम डिफ्यूजन होता है। फिर हमारे पास किस में कम होता है डिफ्यूजन? लिक्विड में। और गैस में सबसे ज्यादा हमारे पास क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। ठीक है, और जो रेडिएशन होती है ना, जो रेडिएशन हमारे पास ये
सॉलिड, लिक्विड, गैस सब शो करते हैं इसको। ठीक है। कंडक्शन हमारे पास ओनली कौन शो करता है? कंडक्शन ओनली सॉलिड करते हैं, कन्वेक्शन सॉलिड और गैस करते हैं, रेडिएशन सब करते हैं, डिफ्यूजन में हमारे पास इनके लिए एक ऑर्डर होता है। अब मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ कि कंडक्शन और कन्वेक्शन है, ये दोनों हीट प्रोपेगेट क्यों नहीं करते हैं वैक्यूम के अंदर? ठीक है, ये फेल क्यों हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि इन्हें एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए, पर वैक्यूम के अंदर कोई पार्टिकल ही नहीं होता है, तो इसलिए कंडक्शन उधर नहीं हो पाता है। ठीक है। वैसे ही कन्वेक्शन को एक फ्लूइड मीडियम की ज़रूरत होती है, और वैक्यूम में फ्लूइड मीडियम भी नहीं होता है, इसलिए कन्वेक्शन भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। आई होप आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, डिफ्यूजन का समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 2016 में पूछा गया है। इसमें कहा है द एक्सेस प्रेशर ऑफ टू सोप बबल्स आर इन रेशो 3:1 द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम का रेशो पूछा और हमें एक्सेस प्रेशर का बताया है। तो यहाँ पे सिंपल सा हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक्सेस प्रेशर क्या है, मतलब एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या है। तो एक्सेस प्रेशर शॉप बबल में क्या होता है? एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ शॉप बबल, अगर मैं इसको डेल पी लिखती हूँ तो ये होता है हमारे पास 40/R। ये हमारे पास क्या होता है? सरफेस टेंशन। आर क्या होता है हमारे पास? रेडियस ऑफ बबल। इतना आ गया समझ में? ठीक है। और ये जो बबल है ना हमारे पास, ये एक हमने सॉफ्ट से बना रखे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास सरफेस टेंशन क्या होगा? दोनों के लिए सेम होगा। अगर सरफेस टेंशन हमारे पास सेम है, तो यहाँ से डेल पी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के। अगर मैं इनको रेशो की फॉर्म में लिखूँ तो डेल पी 1/del p2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस के रेशो के। ठीक है। R2/R1 की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रखी है, सॉरी R2/R1 की नहीं, एक्सेस प्रेशर की वैल्यू हमें दे रखी है 3:1। तो 3:1 किसके इक्वल हो गया? R2/R1 के। ठीक है। अगर मैं R1/R2 निकालूं, R1/R2, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? 1/3। हम R1/R2 क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जो हमें वॉल्यूम चाहिए, जो रेशो चाहिए 1 से 2 का निकालना है। ठीक है। चलो अब इसका आगे सोल्व करते हैं। तो वॉल्यूम होता है हमारे पास 4/3 πr क्यूब। ये दोनों कांस्टेंट है, तो हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो V1/V2 इज इक्वल टू R1³ अपॉन R2³ आगे इतना समझ में? इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ R1/R2 का क्यूब। ठीक है। R1/R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? R1/R2 है हमारे पास 1/3, तो ये 1/3 का क्या हो गया? क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया? 3 3 जा 9 3 जा 27। करेक्ट आंसर हो गया हमारा थर्ड। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन, 2016 में पूछा गया है। इसमें हमें क्या बोला गया है? इफ ए वायर इज स्ट्रेच टू डबल इज ऑफ लेंथ, इट्स यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी। हमने क्या किया है, जो अपनी वायर है उसको लेंथ डबल स्ट्रेच किया गया है लेंथ से, तो वो पूछ रहा है यंग मॉडुलस क्या होगा हमारे पास इलास्टिसिटी के लिए। ठीक है। अब बताओ आप, आपको पता है यंग मॉडुलस एक ऐसी प्रॉपर्टी है, वो किस पे डिपेंड करता है? तो जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, और ये यूजुअली यूज हो जाता है कहीं ना कहीं। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। और ये किस पे इंडिपेंडेंट होता है? इंडिपेंडेंट ऑन डायमेंशंस। जो हमारी डायमेंशंस क्या है, उस पे इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है।
डायमेंशन पे इंडिपेंडेंट हो गया। इसका मतलब क्या है? अगर हम लेंथ चेंज कर रहे हैं तो भी ये चेंज नहीं होगा। हम क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर रहे हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। यंग मॉडुलस क्या रहेगा? सेम रहेगा इन दोनों को चेंज करने पे भी। ठीक है, आई होप इतना ये समझ आया होगा। हमसे पूछा गया कि स्ट्रेच किया है हमने डबल, तो हमारे पास केस आया है स्ट्रेचिंग का। तो हमें पता है जब भी हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारे पास क्या चेंज होता है? ज्योमेट्री चेंज होती है। ठीक है, पर यहाँ पे हमारे पास जो इंटरनल एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं और मटेरियल डू नॉट चेंज। तो हमने क्या किया, एक वायर थी उसको हमने उसकी लेंथ के डबल स्ट्रेच कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसका यंग मॉडुलस तो सेम रहेगा, पर वहाँ क्यों? क्योंकि उसका जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड है ना, दो एटम के बीच का जो बॉन्ड है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया है, वो चेंज नहीं हुआ है, बस उसकी ज्योमेट्री चेंज हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? यंग मॉडुलस क्या रहेगा? चेंज नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर आता है कि यंग मॉडुलस क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आई होप आपके क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन 2018 में ही पूछा गया है। इसमें ये क्या कह रहा है कि द मेटेलिक नीडल ऑफ द वायर फ्लोट्स इन ए लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन एस। जो नीडल है वो क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है वायर के अंदर। ठीक है, और उस लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या है हमारे पास? एस। द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ द नीडल सो दैट इट मे नॉट सिंक। ये क्या कह रहा है कि उसकी मैक्सिमम डेंसिटी होगी कि वो सिंक ना करे। उसके लिए हमारे पास मैक्सिमम डेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, इतना आ गया समझ में? ओके, चलो अब मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाती हूँ। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास मैक्स, एक चीज समझाती हूँ कि अगर हमारे पास रो मैक्स हमारे पास क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है, रो मैक्स हमारे पास क्या है? मैक्सिमम है। जो नीडल है उसका वेट हमारे पास क्या है? मैक्सिमम है। नीडल क्या वेट कर रही है? मैक्सिमम वेट कर रही है। और वो क्या कर रही है? सिंक नहीं कर रही है, विदाउट सिंक। ठीक है, मे नॉट सिंक। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है ना, ठीक है, वो हमारे पास अपवर्ड होना चाहिए। ठीक है, जो सरफेस टेंशन का फोर्स होता है वो हमारे पास अपवर्ड होना चाहिए। इसलिए टू प्रोवाइड द मैक्सिमम सपोर्टिंग फोर्स। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास फिर अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि ये फोर्स हमारे पास आएगा कहाँ से? मतलब हमारे पास मैक्सिमम अपवर्ड सपोर्ट कहाँ से आएगा? कब आता है? जब हमारे पास कांटेक्ट एंगल की वैल्यू थीटा 0 होगी, कोस 0 इक्वल टू 1 होगा, तब हमारे पास मैक्सिमम सपोर्ट अपवर्ड आएगा इस केस में। तो चलो मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। ये हमारे पास कोई पानी का लेवल है। ठीक है, ये मेरा क्या है? कोई सोप मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये सर्कल है। ठीक है, ये दोबारा बनाऊं, ये चलो सर्कल है ये। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे ये एंगल है, यहाँ पे ये टेंजेंट डायरेक्शन है, ये हमें क्या देती है? सरफेस टेंशन है, थीटा। ठीक है, और थीटा हमेशा क्या है कि वर्टिकल से एंगल बनाता है। ये थीटा है हमारा, इधर हमारा क्या है? ये थीटा है। ये हमारे पास की थी एस। अगर मैं इसको ब्रेक करती हूँ तो ये कंपोनेंट है एस कोस थीटा। ठीक है,
तो कोस थीटा मैक्सिमम कब होता है? कोस जीरो पे। तो ये कोस जीरो क्या हो जाएगा? 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? एस। ठीक है। तो फोर्स अगर हम सरफेस टेंशन का मैं देखें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? क्या आप बता सकते हैं मुझे ये चीज? तो वो होगा, दोनों के लिए लेंगे, एक इस पॉइंट पे ले रहे हैं तो 2SL ये है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स लिया है। अगर यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम डेंसिटी की अगर हम कंडीशन को फॉलो करना चाहते हैं तो ये 1 होना चाहिए। एक मिनट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम मैक्सिमम डेंसिटी की कंडीशन को फॉलो करना चाहते हैं तो कोस जीरो हमारे पास क्या आना चाहिए? कोस थीटा 1। ठीक है। तो हमने यहाँ पे थीटा कितना लिया है? मैक्सिमम की इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आ गई है वो हमारे पास कितनी आ गई है? मैक्सिमम की सरफेस टेंशन की मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू आ गई 2SL। एक कंसेप्ट, एक हमारे पास आंसर आ गया है। क्या आपको ये समझ आया? ठीक है। दूसरा, यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स लगेगा, वेट भी लगेगा हमारे पास। ठीक है। तो हमें उसका वेट भी निकालना होगा। ठीक है। वेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? W = mg। अगर इस बबल का मास m है तो डेंसिटी डेंसिटी होता है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी को मैं रो से डिनोट कर रही हूँ, तो मास किसके इक्वल आ गया? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और हमें पता है कि हमारे पास जो नीडल है वो कैसी होगी? सिलेंड्रिकल। अगर हमारे पास सिलेंड्रिकल नीडल है तो उसका फॉर्मूला होगा πr²L। πr²L। ठीक है। तो πr²L, ये हमारे पास उसकी वॉल्यूम हो गई है। मैंने सीधा इसी में लिख दिया। वी हटेगा, एक मिनट रुको। ठीक है। तो हो गया हमारे पास πr²L। और यहाँ पे मैं जो रो की बात कर रही हूँ तो मैं अगर रो मैक्सिमम लेती हूँ तो ये हो जाएगा हमारा रो मैक्सिमम। ठीक है। तो W की वैल्यू आ जाएगी m रो मैक्सिमम इंटू πr²L। अगर हम इन दोनों फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में इक्वेट करते हैं तो हमारे पास W किसके इक्वल आ जाएगा? FST मैक्स। ठीक है। और FST मैक्स हमारे पास इन दोनों कंडीशंस, इन दोनों पॉइंट्स पे लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास क्यों लग रहा है? क्योंकि मैक्सिमम डेंसिटी की हम कंडीशन को हमें फॉलो करना है। ठीक है। अब इनको इक्वल रखो तो रो मैक्स इंटू πr²L = 2SL। आ गया इतना फॉर्मूला। तो अगर रो मैक्स में निकालो तो एल से एन कैंसिल हो रहा है। ठीक है। तो हमारे पास, अरे वो तो रह ही गया, जी की वैल्यू रह गई ना। यहाँ पे हमने जी की वैल्यू नहीं, एम की वैल्यू, एम नहीं, जी आएगा। एम तो हमारा वैल्यू पुट ही किया है ना हमने, तो ये यहाँ जी हो गया। ठीक है। रो मैक्स यहाँ पे जी रह गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास इधर आएगा ना जी, πr²G। एल से एल कैंसिल हो गया है तो ये हमारे पास क्या आया है? रिजल्ट आया है। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये रो मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन आई है। ठीक है, कि हमने क्या चीज क्यों ली। ठीक है। अब जितना ज्यादा नीडल है, मतलब डेंस होती जाएगी, हैवियर होती जाएगी, उतना ही वो नीचे पानी में डीप में सिंक करती जाएगी। ठीक है। आगे समझ में। जब तक कि जो टेंजेंट वर्टिकल लाइन है हमारी, वो क्या ना, जो टेंजेंट लाइन हमारी, जो टेंजेंट लाइन थी वो हमारी वर्टिकल ना हो जाए। ठीक है। समझ आ गया इतना? ओके। इस क्वेश्चन में देख, सिंपली जो क्वेश्चन में वर्ड्स गिवन है उन्हीं का मेन कंसेप्ट है।
ठीक है? चलो, और यहाँ पे जो हमारे पास एक और ऑप्शन है, यहाँ पे जो हमारे पास ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है? यहाँ पे जो मेट लग रहा है, ये सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, ठीक है? ओके, इतना आ गया समझ में? चलो, अब हमने ये जो पानी के ऊपर नीडल रखी थी, ऐसे रखी थी। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये क्वेश्चन है ना बहुत लेंदी है, और एज टेक में आप लोग इसको अटेम्प्ट करने की सोचो ना तो आप पास नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इतना टाइम कंज्यूमिंग है, आप इसे ही टाइम दे दोगे। तो इन्होंने भी ये जो पेपर बनाया है वो इस हिसाब से बनाया है कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू कितनी है। तो मैं आपको डायरेक्ट समझा रही हूँ इसको कैलकुलेशन करने की बजाय। हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। इसमें हमारे पास बोला गया है कि ग्राउंड स्टेट जो है, the value of probability of finding simple harmonic motion under its classical limit when it is in ground state। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि ग्राउंड स्टेट क्या होता है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 0 होती है। फिर हमारे पास मान लो ये एक वेल है, मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ इसको। क्या है? हमारे पास एक वेल है, ठीक है? अगर मैं इसमें देखती हूँ रिजल्ट, तो इस वेल के अंदर जो पार्टिकल पाया जाएगा ना, ये इधर यहाँ पे हमारे पास जो ये रीजन है, ये होती है हमारे पास क्लासिकल अलाउड रीजन। अलाउड रीजन, ये इधर और ये इधर, ये क्या है? इसके दो टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो हमारी जीरो होती है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो होती है। तो जो ई टोटल एनर्जी है ना, वो सारी की सारी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है? तो क्लासिकल अलाउड रीजन में जब पार्टिकल होता है, तो वो कहाँ पे होता है? जब वो इस इन्वोल्व के अंदर जब तक रहता है, तब तक वो क्या होता है? क्लासिकल अलाउड रीजन में वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है? जब वो पार्टिकल क्या है कि वो क्रॉस ही नहीं कर सकता इन बाउंड्रीज को अकॉर्डिंग टू क्लासिकली। क्यों? क्योंकि फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है? इतना आ गया समझ? ठीक है? और जो ये रीजन है ना, ये एक टर्निंग पॉइंट हमारा, ये एक टर्निंग पॉइंट, ये जो हमारे पास ये टर्निंग पॉइंट्स हैं, इनके बीच का जो रीजन है हमारा, ठीक है? ये हमारे पास कौन सा रीजन है? क्लासिकल अलाउड रीजन। और ये वाला हमारे पास रीजन है क्लासिकल फॉरबिडन रीजन, क्योंकि इस हाइट को पार्टिकल क्रॉस नहीं कर सकता क्लासिकली। उसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आता है क्वांटम। तो क्वांटम मैकेनिकली अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटी होती है पार्टिकल का, न- अ, जो हमारे पास क्लासिकल अलाउड रीजन नहीं है ना, वहां पे जाने के लिए। तो जो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होती है इधर जाता है, ठीक है? वो हमारे पास क्या होती है? कितनी होती है? ये हमें बताना है, क्लासिकल और क्वांटम का हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास स्मॉल चांस होता है कि पार्टिकल इस जो हमारे पास ये टर्निंग पॉइंट वाली बाउंड्री है, इससे बाहर मिल जाए। तो जो इसके स्मॉल चांसेस होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टनलिंग। पार्टिकल के बाउंड्री के बाहर जब क्वांटम मैकेनिकल मिलता है, वो होता है हमारे पास टनलिंग। टनलिंग। तो जो क्लासिकल फॉरबिडन रीजन होता है, उसमें क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल टर्निंग शो करता है, जैसे ये दोनों स्टेट होगी। ठीक है? अब मैं यहाँ पे आपको सिंपली सीधा आंसर दे रही हूँ कि जो हमारे पास क्लासिकल फोरबिडन रीजन होता है, उसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो होती है हमारे पास 16%। ठीक है? जो ये वाले जो दो रीजन है, और क्लासिकल अलाउड में होती है हमारे पास 84%। आपको ये दोनों याद होनी चाहिए। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे कि हमारे पास क्या होता है। दो जगह है हमारे पास, ठीक है? जहाँ पे ये समझ लो, जहाँ पे फिजिकली हमारे पास पार्टिकल अवेलेबल है ना,
वो तो हमारे पास क्या होगी, क्लासिकल अलाउड रीजन। ठीक है, जिसके बाहर अलाउड रीजन, और जहाँ पे पार्टिकल नहीं जा सकता ना, यहाँ क्लासिकली, ठीक है, क्लासिकली, तो वो होता है हमारे पास क्लासिकल, जैसे 1 और 2 है, तो 1 और 2 की है हमारे पास क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। इसमें पार्टिकल फॉरबिडन, फॉरबिडन, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। इसमें क्या होता है कि पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पर अगर हम क्वांटम मैकेनिकली देखें, तो यहाँ पे हम लेते हैं स्मॉल चांस। तो उस स्मॉल चांस को जो हम लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ एग्जिस्ट करता है स्मॉल प्रोबेबिलिटी में, वो हमारे पास क्या होता है, टनलिंग से करता है। ठीक है, वो क्या है, टनलिंग। टनलिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की क्लासिकल फॉरबिडन रीजन में पाई जाने। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलो अब चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। ये है 2018 में पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या कहता है, ए राफ्ट ऑफ द वुड डेंसिटी इतनी है 120 किलोग्राम फ्लोट इन वाटर, ये वाटर में फ्लोट कर रही है। हाउ मच वेट कैन बी पुट ऑन द राफ्ट टू मेक इट जस्ट सिंक, कितना पानी हमें, पानी कह रही हूँ, कितना वेट हमें राफ्ट के ऊपर रखना पड़ेगा टू मेक इट जस्ट सिंक। ठीक है, चलो तो हमारे पास दो कंडीशन है यहाँ पे। ये है हमारे पास कंडीशन। मान लो ये हमारे पास केस 1 है, ये हमारे पास क्या है, केस 2। ठीक है, ये मैंने वजन रख दिया ताकि वो पानी में डूब जाए। ठीक है, ये हमारा वोटर है। ठीक है, ओके। चलो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेट लगेगा डाउनवर्ड, वो किसके ऊपर होगा, ठीक है, डब्ल्यू ऑफ ड्राफ्ट। ठीक है, वो कितना दे रखा है हमारे पास, 120 किलोग्राम। इसको बैलेंस करने के लिए जब ये राफ्ट पानी में है, राफ्ट ऑफ वुड क्या है, पानी में फ्लोट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर बायोएंट फोर्स भी लगेगा जितना वाटर ही डिस्प्लेस करेगा। तो बायोएंट फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि ये वाटर में फ्लोट कर रहा है, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ, जितना सबमर्ज हो रहा है हमारे पास ये राफ्ट उतना, इनटू ग्रेविटी। फिर वो कह रहा है कि हम उस पर कितना वेट लगाए कि वो कंप्लीटली इट जस्ट सिंक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वेट लगाते हैं, तो वेट हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 120 तो हमारा इसका था ही, हमने क्या किया, ये एम मास रखा है, तो इसके एम का इक्वल हो जाएगा। तो अपवर्ड में जो बायोएंट फोर्स लगेगा, अब वो हमारे पास कितना होगा, जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा क्योंकि वो पूरा डूब गया है, वो किसके इक्वल होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ, टोटल ही सबमर्ज हो गया वो, तो वॉल्यूम ऑफ टोटल सबमर्ज इंटू। आई होप इतना समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, जब जब देखो हमारे पास ये पानी का लेवल है, इसमें कोई बॉडी तैर रही है, ठीक है, उसके ऊपर मैं कुछ वेट लगाती हूँ तो बॉडी पूरी नीचे चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो लगाया है उस पर मास लगाया है, तो हमारा टोटल वजन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, टोटल वेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब वेट ज्यादा है तो बायोएंट फोर्स भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमारे पास वुड का मास जो गिवन है, वो गिवन है 120 किलोग्राम। इतना आ गया समझ में। और डेंसिटी कितनी दे रखी है, 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, तो 120 अपॉन 600, दूनी 12, तो ये 0.2 मीटर क्यूब आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया है, वॉल्यूम। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, जस्ट सिंक। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, जस्ट सिंक के लिए, कंडीशन फॉर जस्ट सिंकिंग। ठीक है,
तो हमारा क्या कर रहा है, जो राफ्ट है वो क्या कर रहा है, वो कंप्लीटली क्या होना चाहिए, जस्ट सिंकिंग का मतलब है वो कंप्लीटली सबमर्ज होना चाहिए पानी के अंदर। ठीक है, तो जो मैंने आपको सेकंड कंडीशन बताई है ये रही। ठीक है, तो इस पे जो टोटल डाउनवर्ड वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम बॉयवेंट फोर्स के लिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे टोटल मास निकालूं इसका, तो टोटल मास किसके इक्वल आएगा, तो यहाँ पे जो टोटल मास आएगा वो किसका इक्वल आएगा, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर। इतना आ रहा है ना आपको समझ में। तो टोटल मास क्या है, m प्लस m 120 है। ठीक है, ये m कैपिटल है ना, m प्लस 120 है। इतना आ गया आप लोगों को समझ में, ये ठीक है, ये स्मॉल m है, ओके। ठीक है, और ये हमारे पास मास और डिस्प्लेस वाटर कितना होगा हमारे पास, जो हमारे पास वाटर की डेंसिटी है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, मास, तो डेंसिटी इनटू क्या हो जाएगा, वो हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो 120 प्लस m इज इक्वल टू, वाटर की तो डेंसिटी हमें पता है, सॉरी, वाटर की डेंसिटी हमें पता है 1000 होती है, और v हमने अभी निकाला था 0.2 ये रहा। ठीक है, तो 120 प्लस m इज इक्वल टू, ये नीचे 10 जाएगा तो ये 200 के इक्वल आ जाएगा, m इज इक्वल टू 200 माइनस 120, तो ये 80 हुआ हमारे पास। तो फोर्थ आंसर हमारा करेक्ट आंसर। तो अगर हम इसमें 80 किलोग्राम मास रख देते हैं तो पार्टिकल जस्ट सिंक की कंडीशन को फॉलो करेगा। आई होप आपको आज लोगों की क्लास समझ आई होगी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसमें जो हमारे पार्ट्स बनेंगे वो काफ़ी बनेंगे। प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छा कंटेंट लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो थैंक